विकास पूंजीवाद का है। पूंजीवाद का विकास यानी पूंजीपति का विकास, कैपिटलिस्ट का विकास, जिसका इस पर स्वामित्व है। इस पर नियंत्रण किसका? देखा जाए तो किसी का नियंत्रण नहीं चाहिए। केवल वो राजा को हिस्सा देगा, केवल वो स्टेट को हिस्सा देगा, लेकिन नियंत्रण नहीं चाहिए। तो विकास किसका? पूंजीवादी विकास, ये पूंजीपति का विकास। उसमें किसान गरीब हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। इसमें मजदूर का शोषण हो रहा है, उसको कम से कम वो जिंदा रहे इतना ही देखा जा रहा है। वो जल्दी मरे नहीं, क्योंकि वो मरेगा तो काम का नुकसान होगा, इसलिए उसने जिंदा रहना चाहिए। इसलिए उसको डॉक्टरी सहायता भी मिलनी चाहिए, इसलिए उसको सस्ते में अनाज मिलना चाहिए, रहने के लिए सस्ते में जगह मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था तो खड़ी की, लेकिन किस लिए? कि वो केवल जिंदा रहे, ताकि रात दिन काम करते रहे, इनका प्रॉफिट बढ़ाते रहे और विकास होता रहे। ये विकास का एकदम नया अलग मॉडल औद्योगिक क्रांति के बाद पूरे दुनिया में शुरू हुआ। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। और मुझे लगता है ये कैपिटलिज्म आपके बहुत अच्छे ढंग से अभी ध्यान में आया होगा। तो ये जो कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म तब तक दो प्रकार से पूरे दुनिया में काम कर रहा था, क्योंकि मार्क्स के ये अंतर्विरोध ध्यान में आने के बाद में उन्होंने इसके बारे में बोलना शुरू किया, और उसी में से आगे चलकर मार्क्सवादी क्रांति हुई, आपको मालूम है। और उसके बाद में सही माने में मार्क्सवादी क्रांति होने के बाद में रशिया में, जिसको हम रशियन क्रांति कहते हैं, मार्क्सवादी साम्राज्य निर्माण हुआ। उसको साम्राज्य नहीं कहा जाता है, उसको रशियन क्रांति के बाद में वहां पर जिसको हम कम्युनिस्ट राज कहेंगे, वो राज आया। ये कम्युनिस्ट राज में भी यही नियम का उपयोग किया गया। यानी मार्क्स ने जो अंतर्विरोध बताया था कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कामगारों का शोषण करते हैं, खेतीहर का शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, वही बात रशिया में लेनिन स्टालिन ने बाद में अमल में लाई। क्योंकि कोई भी नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खड़ी होती थी वो सामंती अर्थव्यवस्था के आधार पर, और सामंती अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खड़ी थी खेती के उत्पाद के आधार पर। यह दुनिया की पहली व्यवस्था है, खेती के उत्पाद के आधार पर खड़ी हुई। ये तो 18वीं 19वीं शताब्दी में नई व्यवस्था हुई, जिसको हम मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म कह रहे हैं। उसके पहले तो थी नहीं इतने बड़े पैमाने पर कोई प्रोडक्शन करने वाली व्यवस्था। तो नेचुरली मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था में भी, यानी रशिया में, इसी ढंग का उपयोग हुआ। केवल वहां पार्टी का शासन था, उन पर कंट्रोल था, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यही नियमों का उपयोग किया गया। बड़े बड़े कारखाने लगे, क्योंकि देश का विकास करना है। केवल देश का विकास नहीं करना रशिया का, तो पूरे दुनिया में मार्क्स का राज निर्माण करना है, मार्क्सवादी विचारों का राज निर्माण करना है। इसलिए केवल रशिया पर रशिया के जनता की जिम्मेदारी नहीं थी, पूरे दुनिया के कामगारों की जिम्मेदारी थी। और पूरे दुनिया के कामगारों का हित करने के लिए रशिया ने वही काम किया, अपने ही कामगारों का बड़े पैमाने पर शोषण किया, उनको कम मजदूरी दे, किसानों के उपज को कम दाम दे ताकि मजदूरी कम रहे, प्रॉफिट का हिस्सा बढ़े। प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ने के बाद में जो कैपिटल तैयार होगा उसमें से नए कारखाने लगेंगे, नए कारखाने में से और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने के बाद में स्टेट के पास जो भी राज्य यंत्रणा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य यंत्रणा हो, चाहे किसकी भी हो,
उसके पास बड़े पैमाने पर कैपिटल इकट्ठा हो और उसके आधार पर वो अपने देश के भी बड़े बड़े उद्योग लगाए और उसके आधार पर जो सैन्य बल और बाकी चीज़ें खड़ा होता है उसका उपयोग कर कर पूरे दुनिया में मार्क्सवाद या फिर ये कम्युनिज्म फैलाए। यानी मार्क्स ने जो शोषण रोकने के लिए जो बात कही उसी का उपयोग, उसी तंत्र का उपयोग, वही यंत्रणा उपयोग में लाकर वहाँ यहाँ पूंजीवादी शोषण करते थे, यहाँ वे कम्युनिस्ट पक्ष शोषण करने लग गया, कम्युनिस्ट पार्टी शोषण करने लग गई, सरकार शोषण करने लग गई और वही यंत्रणा का वहाँ उपयोग हुआ। अब इसके बारीकियों में मैं बाद में जाऊंगा। केवल मुझे समझाना था कि नेहरू जी की अर्थव्यवस्था कैसे आई। नेहरू जी पहले से बहुत प्रभावित थे ये बड़े बड़े उद्योग के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है, और इस बड़े बड़े उद्योगों का जो प्रोडक्शन होता है उसके कारण जो विकास होता है उस विकास से बहुत प्रभावित थे। अब दोनों ने यूरोप बहुत नजदीक से देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी देखा था और गांधी जी ने भी देखा था। दोनों को कल्पना थी कि एक्चुअली क्या है, किस ढंग से काम करना है, किस ढंग से काम होना चाहिए, इसकी दोनों को कल्पना थी। लेकिन दोनों को कल्पना होने के बावजूद दोनों का इस बारे में विचार अलग अलग थे। अभी वो तो अपने नई अर्थव्यवस्था में जब देश को स्वतंत्रता मिली उसके पहले गांधी में और नेहरू जी में कुछ पत्र व्यवहार हुआ। सही माने में तब सबका ध्यान था देश को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, इसी पर सबका ध्यान था। लगातार आंदोलन चलते रहते थे, गांधी जी बहुत बिजी रहते थे, नेहरू जी का भी काफी समय जेलों में गया है। लेकिन फिर भी उस जमाने में दोनों के विचार भिन्न भिन्न है ये ध्यान में आए, यहां तक उनका पत्र व्यवहार हो चुका है। अब नेहरू जी को यह पूरी तरह से अच्छे तरह से ज्ञात था कि कैपिटलिज्म में किस ढंग से कामगारों का शोषण होता है और खेतीहर का किस ढंग से शोषण होता है, यह उनको बहुत अच्छे ढंग से पता था। इसलिए वो अपने नए देश में, नए भारत में, स्वतंत्र भारत में कैपिटलिज्म नहीं रखना चाहते थे। लेकिन रशिया से भी बहुत प्रभावित थे। कल्पना कीजिए 17 में रशिया सही माने में कम्युनिस्ट कंट्री बना क्रांति के बाद, और 1945 तक रशिया एक बहुत बड़ा साम्राज्य कर पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश हुआ। दूसरे महायुद्ध के बाद और बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश हुआ। और नेहरू जी 1946 में अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 47 में अपने देश को स्वतंत्रता मिली, तो बहुत प्रभावित थे रशिया के बड़े बड़े प्रोडक्शन से। तो उन्होंने ये विचार किया कि अपने देश में क्यों न उसी प्रोडक्शन का उपयोग किया जाए ताकि पूरे देश का विकास हो। लेकिन उन्हें कम्युनिज्म इस देश में नहीं चाहिए था, क्योंकि कम्युनिज्म में, मार्क्सवाद में, साइंटिफिक सोशलिज्म में इक्वेलिटी के लिए तो काम होता था, लेकिन स्वामित्व जो होता था वो व्यक्तिगत किसी का नहीं होता था, कामगारों का राज होता था। अब सभी कामगार तो राज कर नहीं सकते हैं, तो कामगारों की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी राज करती थी। उत्पाद के साधनों पर सब कामगारों का स्वामित्व है ऐसा माना जाता था, लेकिन एक्चुअल स्वामित्व कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो इन्हें जिन्हें लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जिनका पूरे पार्टी पर नियंत्रण है, उनका राज होता था। उनको कहा जाता था डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटारिएट, कामगारों की डिक्टेटरशिप। अब कामगारों के बजाय कुछ इने चिने लोगों का, गिने चुने लोगों का ये सही माने में डिक्टेटरशिप बन गई।
वहां पर बोलने की स्वतंत्रता नहीं, विचार स्वतंत्र रखने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये सभी कैपिटलिस्टिक मूल्य ऐसा माना गया था। विचारों की स्वतंत्रता घातक होती है, ये कैपिटलिस्टिक मूल्य है ऐसा माना गया था। यानी लिबर्टी नहीं, इक्वेलिटी चाहिए, इसीलिए तो ये राज खड़ा हुआ। कामगारों की हुक्मशाही चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, चुनने का अधिकार नहीं, पार्टी का प्रमुख कौन होगा दूसरों को चुनने का अधिकार नहीं। धीरे धीरे ये डिक्टेटरशिप बहुत ताकतवर बनते गई, और हम सबको पता है कि जब किसी के हाथ में एक निरंकुश सत्ता आती है तो वो तो बहुत बड़े पैमाने पर करप्ट हो जाती है। तो ये भी रशिया में हुआ था। मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि रशिया के विकास के लिए शुरुआत में ही करीबन 2 करोड़ सामान्य जनों को मारा गया। 2 करोड़ ये संख्या बहुत बड़ी है, और ये तो मैं 2 करोड़ कह रहा हूं, लेकिन कई तज्ञों का कहना ऐसा है कि 5 करोड़ तक लोग मारे गए। जो लोग काम नहीं करते थे, कम काम करते थे, बीच में अकाल आए, खाने को नहीं रहता था, पेट पालने के लिए जितना आवश्यक है, पेट भरने के लिए जितना आवश्यक है उतना भी अनाज नहीं दे पाते थे। उस अवस्था में करीबन 2 करोड़ से लेकर तो कहीं ज़्यादा करोड़ तक लोग मारे गए। उसके आधार पर ये बड़ी बड़ी मशीनरी और औद्योगिक व्यवस्था रशिया की निर्माण हुई, और उसके आधार पर पूरे दुनिया पर राज करने का सपना वो देख रहे थे। हालांकि ऐसा माना गया है कि कम्युनिज्म में, जब कम्युनिज्म सही माने में एस्टेब्लिश होगा, कामगारों का राज एस्टेब्लिश होगा, ये जो स्टेट है, जो अभी पार्टी चला रही है, कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है, ये स्टेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। स्टेट विल विदर अवे, स्टेट खत्म हो जाएगा, राज खत्म हो जाएगा, और कामगार पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा माना गया था। ये बात मार्क्स ने अपने कहने में कही थी, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी स्टेट विदर नहीं हुआ, उल्टा और ज़्यादा वो पक्का होते गया, पक्का होते गया, पक्का होते गया। अब मित्रों, मार्क्स और एंगल्स ने जो बातें कही थी वो भी हम थोड़ी समझ लेंगे। कैपिटलिज्म में यह माना जाता था कि कैपिटल के कारण ही उत्पाद बढ़ता है। जो कैपिटल उपयोग में लाया जाता है, पूंजी उपयोग में लाई जाती है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उस कारण ही कारखाना निर्माण होता है, उस कारण ही प्रॉफिट निर्माण होता है, उस कारण ही उत्पाद बढ़ता है। यह बेसिक चीज पूंजीवाद में मानी गई थी। उसमें कामगारों के श्रम को कोई महत्व नहीं था। मार्क्स ने सबसे पहले पूरे दुनिया के ध्यान में लाकर दिया कि कामगारों के श्रम के कारण ही उत्पाद होता है। कारखाने की मशीन उत्पाद नहीं करती है, वहां किसी ना किसी को काम करना होता है, उसे श्रम करना होता है। मशीन निर्माण करने के लिए भी श्रम करना होता है, मशीन का प्रोडक्शन करने के लिए भी श्रम करना होता है, प्रोडक्शन होने के बाद उसको ढोने के लिए भी श्रम करने होते हैं, और उसको बेचने के लिए भी श्रम करने होते हैं। तब जाकर जिसको ग्राहक है, जिसको आवश्यकता है, जो ग्राहक है, उसके पास ये माल पहुंचता है। कच्चा माल लाने के लिए भी श्रम करने होते हैं, कच्चा माल का उत्पाद करने के लिए भी श्रम होते हैं। तो श्रम के कारण ही ये उत्पाद होता है। ये बेसिक और सच्चाई वाली चीज मार्क्स ने बहुत ही आग्रह से रखी। अब उन्होंने कहा था, ये पूरे दुनिया के सामने बहुत तीव्रता से ध्यान में लाकर दिया कि उत्पाद का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उसमें का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ये कामगारों को जो कम मेहनताना दिया जाता है, ये उसका शोषण है। और ये शोषण के जरिए, ये शोषण के कारण जो पैसा चोरी किया जाता है, जिसको उसने अतिरिक्त मूल्य कहा, मैंने पहले ही ये शब्द आपके सामने उपयोग में लाया है,
ये अतिरिक्त मूल्य के आधार पर नए कारखाने, नए नई ये सिस्टम खड़ी होती है, ये पूरी तरह से कामगारों के शोषण पर आधारित होती है और ये कामगारों का शोषण रोकना चाहिए। कामगारों का शोषण यानी किसानों का शोषण, ये पहले ही मैंने आपके सामने बात रखी। क्योंकि कामगारों का शोषण करने के लिए कम दाम में अनाज उपलब्ध होना चाहिए। कम दाम में अनाज उपलब्ध होगा तो ही मेहनताना कम दे पाएंगे, क्योंकि वो जिंदा रहना आवश्यक है। तो इसलिए एक तरफ मजदूरों का शोषण, कामगारों का शोषण और दूसरी तरफ किसानों का शोषण, दोनों हाथ में हाथ चलकर चलता है। भारत में यही व्यवस्था यूरोप की चलाने के लिए यहां के किसानों का डायरेक्ट शोषण किया गया। अब कई लोगों को ऐसा लगता था कि समझो यही व्यवस्था अगर भारत में आई तो फिर वहां शोषण नहीं होगा, यानी मैनचेस्टर में जो कारखाने हैं वो अगर भारत में लगे तो वहां शोषण नहीं होगा। तब गांधी जी ने कहा था, जो उन्होंने ये बात हिंद स्वराज में कही है, कि देशी मैनचेस्टर भी किसानों का और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि नियम तो वही है, कम मेहनत आना दो, सस्ते में अनाज उपलब्ध करा दो, ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, नियम तो वही है। फर्क इतना ही है कि ब्रिटेन भारत का शोषण करता था, भारत के किसानों का और मजदूरों का शोषण करता था। उसके बजाय भारत के कैपिटलिस्ट, भारत के पूंजीवादी, भारत के कारखाने चलाने वाले, वो यहाँ के मजदूरों का शोषण करेंगे और यहाँ के किसानों का शोषण करेंगे। इतना ही फर्क होने वाला था। ये बात बहुत ही आग्रह से गांधी जी ने रखी थी, नेहरू जी को समझाने की कोशिश की थी, अपने पत्र व्यवहार के जरिए उनको बताई थी। 1905 में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा है। हिंद स्वराज नेहरू जी ने पढ़ा है, उनको उसकी पूरी जानकारी थी। उनकी आपस में इस बारे में कुछ चर्चाएं भी हुई होगी। इसके बाद नेहरू जी को अर्थव्यवस्था यहां खड़ी करनी है। नेहरू जी ने यह शोषण बचाने का पूरा प्रयास किया। उन्हें भांडवली अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक सिस्टम अपने देश में नहीं चाहिए थी, लेकिन बड़े उत्पाद तो करने थे, देश का उस ढंग से विकास तो करना था। इसलिए उन्होंने यहां पर मिश्र अर्थव्यवस्था का उपयोग किया। मिश्र अर्थव्यवस्था का मोटे तौर पर मतलब क्या है कि बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन कामगारों का इतने बड़े पैमाने पर शोषण नहीं होने देंगे। ये तय नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके बजाय तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। नया कैपिटल कहां से आएगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नया कैपिटल आएगा, नया कैपिटल आया तो कारखाने की श्रृंखला बढ़ते जाएगी, औद्योगिक विकास होते जाएगा। तो यहां के कामगारों का भी शोषण होगा, यहां के किसानों का भी शोषण होगा, लेकिन देश हित के लिए होगा। इसका फायदा केवल पूंजीपति नहीं उगा पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, देश को उसका फायदा मिलेगा। उसके जरिए ये औद्योगिक विकास जो है उसको तीव्रतर कर बाद में जो उसमें से प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर आम जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिसको आगे चलकर हमने वेलफेयर स्टेट कहा है, कल्याणकारी राज्य कहा है। उस ढंग से हम यंत्रणा खड़ी करेंगे। यानी शुरुआत के तबके में हम कामगारों का भी शोषण करेंगे, बाद में किसानों का भी शोषण करेंगे, किसानों के शोषण के आधार पर ही यहां भी हम औद्योगिक व्यवस्था खड़ी करेंगे, लेकिन उसका फायदा देश को मिले, लोकतंत्र को मिले, उसकी राज्य व्यवस्था को मिले, और राज्य व्यवस्था ये देखे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो और आम जनता तक, गरीबों तक उसका फायदा पहुंचे। इस ढंग से ये मिश्र अर्थव्यवस्था भारत में शुरू करना उन्होंने तय किया। अब ये मिश्र अर्थव्यवस्था ने हमारे देश में क्या किया, उसकी बारीकियां हम कल के व्याख्यान में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें।
लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।